नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि कृषि मौसम विज्ञान के बारे में। एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान के बारे में। इसमें जो एग्रो है उसका अर्थ क्या होता है? एग्रीकल्चर। एग्रो का अर्थ हुआ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के रिलेशन में, कृषि विज्ञान के संबंध में जब हम मेट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जब हम मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रोमेट्रोलॉजी। ये जो मेट्रोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के मिटियोर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाई इन द स्काई। जिसका अर्थ होता है हाई इन द स्काई। यह हो गई एग्रोमेट्रोलॉजी वर्ड की बात। अब इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मौसम, जलवायु व अन्य सभी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है L.A. रामदास। L.A. रामदास कौन है? L.A. रामदास ये हैं फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी। इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान के ये जनक है। कौन? L.A. रामदास। अब हम बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कौन सा डिपार्टमेंट है? IMD। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? WMO। बात करते हैं हम लोग IMD की। IMD की फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अर्थात भारतीय मौसम विभाग, जिसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। और इस स्थापना के समय ये जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहां पे स्थित था? कोलकाता में। उसके बाद इसको सिक्किम में ट्रांसफर किया गया, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में, और वर्तमान समय में ये जो हेडक्वार्टर है IMD का, ये कहां पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। तो बात करते हैं IMD की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। स्थापना कब हुई? 1875 में। स्थित कहां पे है? प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली में स्थित है ये IMD, यानी कि भारतीय मौसम विभाग। अब बात करते हैं हम लोग WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन की। विश्व मौसम संगठन है वो जहां का सबसे प्यारा मौसम है वहां पे स्थित है। कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई? 1950 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व मौसम संगठन है, उसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। और सिचुएटेड कहां पे? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इसकी जो याद रखना है अपने को, सन और इसका हेडक्वार्टर। तो सन है जो 1875 किसकी है? IMD की। उसके 75 वर्ष बाद याद रख लेना, उसके 75 वर्ष बाद जो WMO है वो बना। तो ये हो गई एक डिपार्टमेंट है IMD उसकी बात, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो WMO है उसकी बात। अब हम लोग बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड दो छोटे छोटे टॉपिक के बारे में, वेदर और क्लाइमेट, मौसम व जलवायु के बारे में। क्या होते हैं मौसम और क्या होती है जलवायु? देखते हैं वेदर यानी कि मौसम और क्लाइमेट यानी कि जलवायु, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है मौसम और क्या होती है जलवायु? मौसम की हम लोग बात करते हैं तो
तो कोई भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, रेन, फॉग, फ्रॉस्ट, सनशाइन, जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, ये जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो कम समय अंतराल के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए और एक स्मॉल एरिया में यानी कि एक कम क्षेत्र में घटित होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको मौसम बोलते हैं। क्या बोला हमने? जो इनका टाइम पीरियड है वो भी क्या होता है? शॉर्ट, और जो एरिया होता है वो भी क्या होता है? स्मॉल। जैसे अभी की बात करें हम लोग कि अभी मौसम साफ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि थोड़े समय बाद भी ये साफ ही रहे। हो सकता है 5-7 घंटे बाद बादल बन जाए, बारिश होने लग जाए। तो जो मौसम है वो चेंजेबल रहता है, मतलब बदलने वाला रहता है, बार बार बदलता है। जैसे वो है ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। और बात करते हैं हम लोग जलवायु की, तो जो जलवायु है वो कल भी हम ऐसे ही थे और आज भी हम ऐसे ही हैं। यानी कि जो क्लाइमेट है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। यानी कि जो इसके चेंज होने का जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है, यानी कि बहुत लंबे समय बाद जो जलवायु परिवर्तन आता है। और एरिया की बात करें तो एरिया में जैसे मौसम में ऐसा है कि हाँ इस एरिया में बारिश हो रही है, यहाँ के आसपास के 20-25 किलोमीटर के एरिया में बारिश हो रही है और बाहर के एरिया में बारिश हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे क्लाइमेट की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से ट्रॉपिकल क्लाइमेट स्टार्ट हुई और यहाँ के 20-25 किलोमीटर के एरिया तक ही वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट सीमित होकर रह गई। अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ से स्टार्ट हुई है तो कम से कम यहाँ के आसपास के 100-150 कई सौ किलोमीटर एरिया तक होगी ही होगी। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लार्ज एरिया होता है। किसका? क्लाइमेट का। तो ये हो गई वेदर और क्लाइमेट के बीच में मुख्य डिफरेंस। और जो क्लाइमेट है वो क्या होती है? जो वेदर होती है उसका समेशन होती है, यानी कि जो मौसम के घटक है उनका योग क्या होती है? जलवायु। अब इसका कुछ उदाहरण है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे ड्राई वेदर, क्लाउडी वेदर, और रेनी डे। ये हो गई क्या इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद अपन जलवायु के एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण। मुख्यतः 3 ही जलवायु होती है। ठीक है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो ये हमने क्या की, जो वेदर है और जो क्लाइमेट है उसके अंतर्गत जो डिफरेंस है उनकी बात की और उनके एग्जाम्पल्स की बात की। अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। किसके बारे में? एटमॉस्फेयर के बारे में। क्या होता है एटमॉस्फेयर? जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में? हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुमंडल। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। क्या होता है वायुमंडल? वायुमंडल जो है उसकी बात करते हैं। जो पृथ्वी है ये अपनी अर्थ है। ठीक है, थोड़ी सी गोल और बना लेते हैं इसको। अर्थ है, ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ पाए जाने वाला, पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला गैसीय आवरण। कौन सा आवरण? गैसीय आवरण। क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला जो गैसीय आवरण होता है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे सबके होते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वायुमंडल जो है उसमें ना तो कोई गंध होती है,
अपन जब जो अपने चारों तरफ पाया जाता है वायुमंडल, उसमें देखते हैं उसमें कोई गंध होती है? नहीं होती है। यानी कि उसमें कोई ना तो कोई गंध होती है ना कोई उसमें स्वाद होता है। कभी अपन ने चख के देखा है क्या वायुमंडल का स्वाद? यानी कि उसमें कोई स्वाद नहीं होता, ना ही इसका कोई कलर होता है। ब्लैक व्हाइट कोई भी कलर नहीं होता है वायुमंडल का, यानी कि ये कलरलेस होता है। ऑर्डरलेस होता है, यानी कि गंध रहित होता है, और टेस्टलेस होता है। ये हो गई इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की हाइट की, यानी कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो इसकी जो हाइट है वो कहां तक है? अप टू 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक जो है इसकी हाइट है एटमॉस्फेयर की। इसके बाद बात करते हैं एटमॉस्फेरिक मास के बारे में, जो वायुमंडलीय भार है। क्या जो ये एटमॉस्फेयर का भार है, जो सघन जो एरिया है उसकी, ये कहां तक होता है? इसका 99%। वायुमंडल तो हो गया 1600 किलोमीटर तक, लेकिन जो ये एटमॉस्फेयर का मास है, जो वायुमंडल का भार है, उसका 99% हिस्सा कहां तक होता है? 40 किलोमीटर तक। 40 किलोमीटर तक इसका 99% हिस्सा है वो एटमॉस्फेरिक मास का कवर हो जाता है। जो वायुमंडलीय भार है उसका कवर हो जाता है। क्यों ये 40 किलोमीटर के पास ही 99% हिस्सा क्यों रह गया? क्योंकि जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इस एटमॉस्फेयर को अपनी ओर खींचे रखता है। तभी तो ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वरना ये तो बिखर जाता। ब्रह्मांड कितना लंबा चौड़ा है, उसमें बिखर जाता। तो ये जो अर्थ है इसने इसको एटमॉस्फेयर को पकड़े रखा है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको अपनी ओर खींचे रखा है। और इसी कारण जो ये इसके पास वाला क्षेत्र है, जो 40 किलोमीटर का एरिया है, इसके जो 99% एटमॉस्फेरिक मास है वो इसी में कवर होता है, 40 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत। तो ये हो गई एटमॉस्फेयर की कुछ मुख्य बातें। अब एटमॉस्फेयर है वो किसका बना होता है? गैसेज का। भाई गैसेज का ही तो बना हुआ है, कोई लिक्विड या सॉलिड थोड़ी है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर है जो गैसेज का बना हुआ है। तो उन गैसेज में कौन कौन सी गैसेज है उनके बारे में जान लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेज हैं या एटमॉस्फेरिक एयर है, उसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। जो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस वो कौन सी है? जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। कितनी मात्रा होती है इसकी? 78.08%। 78.08% किसकी मात्रा पाई जाती है? नाइट्रोजन की। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख गैस है कौन सी है? ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु भी बोलते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है? 20.95%, यानी कि 20.95% जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन। इसके बाद में आर्गन, इसकी कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? 0.93%। आर्गन की मात्रा पाई जाती है 0.93%। उसके बाद जो पाई जाती है वो CO2, जिसकी मात्रा होती है 0.038, यानी कि परसेंट, यानी कि 380 ppm। 380 ppm या 0.038% क्या पाई जाती है? CO2, जो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, वो है CO2। इसके बाद है नियोन, वो कितनी पाई जाती है? 0.001%। और हीलियम वगैरह और भी कई गैसेस पाई जाती है। तो ये हो गई एटमॉस्फेयर की कुछ गैसेज हैं, उनके बारे में बात। अब इसके साथ ही एक थोड़ी सी छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं हम, जो सोयल एयर होती है, ताकि इसके साथ साथ ही ये भी याद रह जाएगा। सोयल एयर होती है, उसके कंपोजिशन की भी बात हम लोग कर लेते हैं कि सोयल एयर जो मृदा वायु है उसमें क्या क्या होता है। सोयल एयर है उसमें
जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल के समान ही होती हैं, लगभग समान होती हैं वायुमंडल के। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेम होती हैं वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर के। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मुख्य जो बात है याद रखने की वो यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लगभग 10 गुना होती है, यानी कि 0.25 से 0.30%, यानी कि 2500 से 3000 ppm तक ये हो सकती है। क्या होती है, किसके अंतर्गत? सोइल के अंतर्गत। CO2 सोइल एयर के अंदर जो CO2 की मात्रा है वो 0.25 से 0.30% तक होती है। तो ये हो गई अपने एटमॉस्फेरिक गैसेज और सोइल एयर की बात, सोइल की जो एयर होती है उसकी बात। अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। अब वायुमंडल इन गैसों से मिलकर बना है और कौन कौन सी उसमें परतें पाई जाती हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बात करते हैं एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर की, या जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनके बारे में। क्या होती है एटमॉस्फेरिक लेयर? जब हम धरती की सतह से हाइट में जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है उसको अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर, यानी कि जो एक लेयर है उसमें टेम्परेचर घटता है, दूसरे में बढ़ता है, या जो इनमें डिफरेंस है उसके आधार पर इनको अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। किस आधार पर? वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के आधार पर, या जिसको बोलते हैं वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, इसके आधार पर इनको अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। बात करते हैं पहली लेयर की, ये अपनी अर्थ सरफेस, और यहां से पहली लेयर कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। जो पहली जो लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसकी हाइट की हम लोग बात करते हैं, इसकी हाइट कितनी होती है? धरती की सतह से लगभग 18 किलोमीटर। कहां पे? जो इक्वेटर रीजन होता है, जो भूमध्य क्षेत्र होता है वहां पे, और जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवों की तरफ जो क्षेत्र होता है वहां पे होती है 8 किलोमीटर। ये हो गई इसकी हाइट की बात। अब दूसरी बात करते हैं हम इसमें कि तापमान पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो क्षोभ मंडल है, जो ट्रोपोस्फियर है, उसमें यदि हम लोग हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाने पर जो तापमान है वो डिक्रीज होता है। किस रेट से डिक्रीज होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से जो तापमान है वो डिक्रीज होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैप्स रेट या फिर लाभ से दर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फियर की बात कर लेते हैं हम। पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, हाइट कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर, या राउंड फिगर में 13 किलोमीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें हाइट में जाने पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो डिक्रीज होता है, तापमान घटता है। किस रेट से घटता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ऊंचाई में जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैप्स रेट, या फिर हिंदी में बोलते हैं लाभ से दर। ये हो गई हाइट की बात। इसके बाद करते हैं कि जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं, जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा, धुंध, कोहरा, पाला, जो भी वायुमंडल की घटनाएं होती हैं वो सभी ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत होती हैं। जो भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं, जैसे कि रेन, क्लाउड, फ्रॉस्ट, फॉग इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत होते हैं? ट्रोपोस्फियर के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक मास के बारे में। जो एटमॉस्फेरिक भार है उसका 85% हिस्सा, 85% एटमॉस्फेरिक जो मास होता है, एटमॉस्फेरिक भार होता है, वो किसके अंदर
किसके अंतर्गत इंक्लूड होता है? ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत, यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसके अंतर्गत 85% एटमॉस्फेरिक मास आ जाता है। और अभी हमने देखा था जो 99% एटमॉस्फेरिक मास है वो कहाँ पे? 40 किलोमीटर तक। तो यहाँ तक 40 किलोमीटर तक तो पूरा लगभग पूरा आ जाता है, और जो ट्रोपोस्फियर है उसमें 85% हिस्सा आ जाता है किसका? एटमॉस्फेरिक मास का। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गई ट्रोपोस्फियर की बात। दूसरी लेयर की बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल की बात करते हैं हम लोग। इसकी हाइट कितनी होती है धरती की सतह से? 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। और ऊंचाई में जाने पर, यानी कि हाइट में जाने पर, जो ट्रोपोस्फियर था उसमें तापमान घट रहा था, लेकिन इसमें तापमान बढ़ता है, इसमें तापमान इंक्रीज होता है। तो बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है, और जो हाइट में जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये लेयर है वो सबसे वार्मेस्ट लेयर है, सबसे गर्म परत होती है। और क्या होता है इस लेयर में? इस लेयर में सबसे महत्वपूर्ण बात, ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। ओजोन परत है वो पाई जाती है किसके अंतर्गत? स्ट्रेटोस्फियर में। हाइट कितनी होती है ओजोन लेयर की? 20 से 30 किलोमीटर तक। यानी कि 20 से 30 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर में कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर, जिसको अपन ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल भी बोलते हैं। तो ये हो गई ओजोन लेयर की बात। ओजोन लेयर काम किससे आती है? काम किस में आती है? ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उनको अवशोषित करती है, उनको धरती पर आने से रोकती है। लेकिन जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मुख्य उत्तरदायी है किसके लिए? ओजोन डिप्लीशन के लिए, ओजोन होल्स के लिए। तो ये भी याद रखना है ओजोन लेयर में। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं जो तीसरी लेयर है उसके बारे में। कौन सी है तीसरी लेयर? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी है। हाइट कितनी होती है इसकी? 80 किलोमीटर तक। मीजोस्फीयर हाइट कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर। हाइट में जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो रहा था, और इसमें डिक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर। ये हो गई मीजोस्फीयर की बात। इसके बाद बात करते हैं अपन थर्मोस्फीयर की। ठीक है, ये कौन सी लेयर है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर लेयर में दो सब लेयर पाई जाती है, जिनको अपन आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर बोलते हैं। आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, और जो एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल। आयनोस्फीयर की हाइट कितनी होती है? 80 से 300 किलोमीटर। और जो एक्सोस्फीयर है उसकी 1600 किलोमीटर। तो ये कौन सा हो गया? आयनोस्फीयर, और ये हो गया एक्सोस्फीयर। और इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। ये हो गई आयन मंडल और बाह्य मंडल की बात। अब आयन मंडल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, कौन से कम्युनिकेशन? रेडियो कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, यानी कि गहरी दूरी पर एक दूसरे से बात करते हैं, अधिक दूरी पर, वो किसके कारण संभव होते हैं? आयनोस्फीयर के कारण। ये हो गई आयन मंडल की बात। और ये हमारे हो गए जो एटमॉस्फेरिक लेयर थी वो कंप्लीट। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? मानसून की। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मानसून के बारे में। ठीक है।
क्या होता है मानसून, कौन कौन से मानसून है जो मुख्यतः भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।